ओके। तो बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की ये वीडियो क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम आपकी जो फर्स्ट बुक है समकालीन रूस में राजनीति, इसके चैप्टर नंबर 5 के बारे में बात करेंगे, समकालीन दक्षिण एशिया। तो बच्चों, इस चैप्टर से संबंधित आपके सभी एग्जाम्स के लिए, चाहे मिड टर्म हो, प्री बोर्ड हो, बोर्ड का एग्जाम हो, हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर निकल सकते हैं इस चैप्टर से, उनको इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली वे क्वेश्चन बच्चों जो इस चैप्टर से हर बार आपके एग्जाम्स में पूछे ही पूछे जाते हैं, वे क्वेश्चन जो ऑलरेडी प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम्स में इस चैप्टर से आए हैं, उन क्वेश्चन को इस वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से आपको यहाँ पे समझा दिया जाएगा। ठीक है, सभी क्वेश्चन आपको हिंदी में भी समझाए जाएंगे और इंग्लिश मीडियम में आपको आंसर जो है प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, बेसिकली ये जो चैप्टर है ये आपके दक्षिण एशिया की जो कुछ कंट्रीज हैं, तकरीबन 8 कंट्रीज, जिसमें 2007 में अफगानिस्तान को जोड़ दिया गया था। ठीक है, अभी आपको मैं सारी चीजें आगे बताऊंगा। तो जितने भी क्वेश्चन है इसे मैं आपको आने वाले 40 से 50 मिनट के अंदर, या फिर 1 घंटा भी हो सकता है, अभी आपको पता ही चल जाएगा, इसमें मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजें समझा दूंगा। एंड आई एम श्योर कि यदि आपने पूरी की पूरी ये वीडियो, पूरा का पूरा एपिसोड एंड तक देख लिया, तो आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए इस चैप्टर की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, बस आपने करना क्या है, वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, सारे क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा दिए जाएंगे। ओके, शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। चलिए, सबसे पहला, जैसा कि चैप्टर का नाम है समकालीन दक्षिण एशिया, तो एक क्वेश्चन देखिए हमारा ये बनेगा कि दक्षिण एशिया के देशों की स्थिति का वर्णन कीजिए। यानी कि दक्षिण एशिया में, जैसा कि मैंने आपको बताया, पहले 7 देश थे, इसमें अफगानिस्तान जुड़ गया, फिर ये 8 हो गए। तो इन 8 देशों में किस तरीके का शासन है, पहले कैसा था, फिर बाद में कैसा हुआ, तो ये हमें बताना है, इनकी स्थिति आखिर कैसी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये देखिए कि जो दक्षिण एशिया है इसमें मुख्यतः कितने देश शामिल है। तो टोटली जो है वो 8 कंट्रीज इसमें शामिल है, जिसमें सबसे पहले भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, और फिर जो बेसिकली अफगानिस्तान था, इसे 8वें नंबर पे 2007 में ऐड कर दिया गया। ठीक है, तो ये हैं बेसिकली जो 8 कंट्रीज हैं साउथ एशिया में, ठीक है, दक्षिण एशिया में, उनके नाम। अब एक एक करके हम ये समझेंगे कि आखिर जैसे भारत है, पाकिस्तान है, नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ पे शासन कैसा कैसा रहा है ये हमें समझाना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे भारत के बारे में। तो भारत में बेसिकली आप सभी को पता है कि अंग्रेजों से आजादी प्राप्त करने के बाद में यहाँ पे लोकतंत्र कायम रहा। ठीक है, भारत के बारे में। दूसरा आप लिखेंगे श्रीलंका के बारे में, सेम वही चीज कि भाई अंग्रेजों से आजादी प्राप्त होने के बाद यहाँ पे लोकतंत्र कायम हुआ। लेकिन श्रीलंका के बारे में एक पॉइंट आपको और ऐड करना है कि श्रीलंका में कुछ समय के लिए जातीय संघर्ष बहुत तेज चला था, जो कि बाद में कम हो गया था। ठीक है, आगे चल के जातीय संघर्ष आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा, जो मैं आपको वीडियो में बीच में बताऊंगा। ठीक है, फिर आता है तीसरी कंट्री और चौथी कंट्री, जिसे हम कहते हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश। तो बेसिकली जिसे आज हम पाकिस्तान और बांग्लादेश कहते हैं, वही पहले इतिहास में भारत हुआ करता था एक टाइम पे, वही फिर बाद में पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान बना, और आज ये 2 पार्ट में डिवाइड होकर पाकिस्तान और बांग्लादेश बना। ठीक है, आपको एक कहानी भी मैं आगे बताऊंगा 6 मार्क्स में कि भाई बांग्लादेश जो है ये आखिर बना कैसे था। ठीक है ना, 1971 का जो युद्ध था पाकिस्तान भारत का, उसके संबंध में 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, जो कि आपको आगे बताऊंगा। तो बेसिकली पाकिस्तान में कभी लोकतंत्र आता है तो कभी सैनिक शासन आता है। ठीक है, अभी आपको मैं ये भी बताऊंगा कि आखिर पाकिस्तान में ऐसा क्यों होता है कि यहाँ पे लोकतंत्र भी आता है और सैनिक भी आता है। ठीक है, और सेम यही चीज बांग्लादेश में होती है। फिर 5वीं कंट्री है हमारी नेपाल। तो नेपाल में बेसिकली 2006 तक संवैधानिक राजतंत्र, यानी कि यहाँ पे एक नॉर्मली एक तरीके से कठपुतली के अनुसार संविधान हुआ करता था। बेसिकली सारी की सारी शक्तियां किसकी होती थी, राजा के पास में, तो यानी कि संवैधानिक राजतंत्र। और 2018 में इसको खत्म किया गया, फिर यहाँ पे लोकतंत्र आया पूर्ण रूप से। फिर छठी आ जाती है भूटान। भूटान में भी राजतंत्र था 2008 तक, उसके बाद में यहाँ पे बहुदलीय लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाई गई। और 7वीं कंट्री आ जाती है हमारी मालदीव। बेसिकली मालदीव जो था वो 1968 तक एक सल्तनत हुआ करता था, कोई एक तरीके से कंट्री नहीं था। ठीक है, जहाँ पे कोई पार्टी वगैरह राज नहीं करती थी, बल्कि एक सल्तनत हुआ करती थी। तो 1968 के बाद में ये सल्तनत खत्म हुई, ये गणतंत्र बना और अध्यक्षात्मक प्रणाली अपनाएगी। फिर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जो थे वो भी यहाँ पे ऐड किए जाने लगे, यानी कि वो भी यहाँ पे आने लगे। ठीक है, तो ये होगी 7 स्थिति। बाकी अफगानिस्तान की हाल तो आपको पता ही है। तो इस तरीके से दक्षिण एशिया के जो 7 से 8 देश हैं, इनकी कैसी स्थिति है वर्तमान में, वो मैंने आपको समझा दी।
ठीक है, एकदम सिंपल सा समझ में आ गया। अब इसी क्वेश्चन को जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे वो ऐसे देख सकते हैं कि डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ द कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया। तो सबसे पहले हाउ मेनी कंट्रीज मैनी इन्वॉल्व्ड इन साउथ एशिया, तो आप देख सकते हैं टोटल 8 हैं। इंडिया एंड श्रीलंका की स्थिति कैसी है, श्रीलंका में एथनिक कॉन्फ्लिक्ट कैसे चला था। पाकिस्तान और बांग्लादेश की बेसिकली स्थिति कैसी है, तो यहाँ पे डेमोक्रेटिक भी रही है, मिलिट्री रूल भी रहा है। नेपाल में बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशनल मॉनिटरी है ये रहा है, ठीक इसी तरीके से भूटान में भी रहा है। एंड मौलिव बेसिकली सुल्तान था जो कि बाद में एक रिपब्लिक बन जाता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट हैं, आप यहाँ पे देख लीजिए। अब एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन आएगा आपका, जिसको आपको तोड़ तोड़ के 3 पार्ट में पूछा जा सकता है। पहले 2 मार्क्स में आपसे पूछा जाएगा कि दक्षेश क्या है, 2 मार्क्स में पूछा जाएगा दक्षेश के उद्देश्य क्या है, और 2 मार्क्स में कि दक्षेश असफल क्यों हो गया, या फिर पूरे को मिला के 6 मार्क्स में पूछ लिया जाएगा, या फिर सार्क क्या है इसके उद्देश्य आपसे टोटल 4 मार्क्स से पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना, तो एक ही क्वेश्चन को आपसे तोड़ तोड़ के पार्ट में पूछा जाएगा, तो मैं आपको हर एक पार्ट की तरह आंसर आपको सारे अच्छी तरीके से समझाऊंगा। बस आपने करना क्या है, अच्छे से ध्यान लगा के समझना है। सार्क क्या है बेसिकली, तो सबसे पहले आप ये समझ लो कि सार्क का यहाँ पे फुल फॉर्म क्या है हिंदी और इंग्लिश में। तो इंग्लिश में हम सार्क को कैसे लिखते हैं, SAAR से, इस तरीके से। ठीक है ना, तो S यानी कि साउथ, A यानी कि एशियन, दूसरे A से यानी कि एसोसिएशन, 4 R यानी कि रीजनल, और C यानी कि कॉर्पोरेशन, यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। मेरे साथ एक बार दोबारा बोलेंगे, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। याद नहीं हुआ, दोबारा बोलेंगे, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। एक बार फिर, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये जो फुल फॉर्म्स होती है ना, आसान तरीके से याद हो जाएंगी। बोल बोल के प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं बेसिकली दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। ठीक है, अब बेसिकली इसकी जो स्थापना हुई थी आप सभी को पता है 8 दिसंबर 1985 को हुई थी, जिसका मुख्यालय कहां पे है, काठमांडू, नेपाल में। शुरुआत में इसमें 7 देश शामिल होते हैं, लेकिन बाद में इसमें जो है 2007 में पाकिस्तान जो अफगानिस्तान होता है इसे भी शामिल कर लिया जाता है। ठीक है, अब ये संगठन बेसिकली था क्या, तो ये एक ऐसा संगठन था जो कि दक्षिण एशियाई इस संगठन में शामिल बेसिकली ये इसलिए बनाया गया था ताकि दक्षिण एशिया के जो देश हैं उनका विकास किया जा सके, उनके देश की जनता का विकास किया जा सके। ठीक है, इसको आप पता है कैसे समझ सकते हो, अभी जब उद्देश्य आपको समझाऊंगा ना, चलिए समझाते हैं। उद्देश्य से आप इसको अच्छी से समझ जाओ। सार्क के उद्देश्य, तो एक ब्रह्मास्त्र मैं आपको अब यहाँ पे बताता हूँ। ठीक है, एक यहाँ पे आप इसे बेसिकली ब्रह्मास्त्र कह सकते हैं। ठीक है, आप इसे एक बेसिकली एक और होता है ना कि अस्त्री टाइप में, एक और होता है ना कुछ ब्रह्मांड, कुछ ऐसे ही कहते हैं ना, जिसमें आपको मैं यूरोपीय यूनियन यानी कि यूरोपीय संघ, ठीक, ब्रिक्स, फिर यहाँ पे आपका चाहे फिर आ जाए आसियान, ठीक है, और भी जो भी होते हैं सार्क आ जाए, तो इसमें कुछ बेसिक से हर एक के उद्देश्य होते हैं, वो उद्देश्य मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहला उद्देश्य ये होता है कि सभी देश एक साथ मिलकर क्या करेंगे, आर्थिक विकास करेंगे। ठीक है, जितने भी संगठन है सभी का एक मकसद होता है, एक साथ मिलकर आप आर्थिक विकास करना। दूसरा मेन उद्देश्य होता है कि आपसी विश्वास बढ़ाकर व्यापार को बढ़ावा देना, और तीसरा ये होता है कि भाई शांति व्यवस्था स्थापना करना, या फिर अगर कोई वाद विवाद होता है तो उसको बातचीत के द्वारा सुलझा लेना। ठीक है, चौथा पॉइंट। पांचवा कि आपसी एकता को बनाए रखना और विश्वास को बनाए रखना, और छठा आ जाता है फिर कि सांस्कृतिक एवं सामाजिक विकास तथा आपसी सहयोग करना। ठीक है, तो यानी कि ये जो आपने 6 पॉइंट देखे ना, ये आप यूरोपीय यूनियन, ब्रिक्स, आसियान या फिर किसी भी संगठन को उद्देश्य में डाल सकते हो। ठीक है, कुछ सबके अलग होते हैं, जैसे यूरोपीय यूनियन का 1-2 अलग है, ब्रिक्स का थोड़ा सा अलग है, आसियान का 1-2 अलग है। ठीक है ना, तो जो अलग अलग है वो मैं आपको टॉपिक वाइज अलग बता देता हूँ, कुछ कॉमन है वो मैं आपको हर बार बता देता हूँ। अब दक्षिण एशिया का अलग ये है कि भाई दक्षिण एशिया के जो देश हैं ये चाहते कि इनकी जो जनता है वो उनके जीवन स्तर में थोड़ा ज्यादा सुधार आए। ठीक है ना, तो ये इसके लिए यहाँ पे कार्य करता है। ओके, तो हर एक का उद्देश्य यही होता है। अब बारी ये आती है, चलिए इतने उद्देश्य थे, आखिर ये सही से चल भी रहा था, तो क्या कारण थे जिसकी वजह से ये असफल हो गया। ठीक है, क्या कारण थे इसके, तो भाई इसकी असफलता में ना सबसे बड़े बड़े जो मेन कारण है वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला कारण है इसका आपसी विवाद। पहला कारण है आपसी विवाद। कैसा भाई, क्योंकि भारत और पाकिस्तान, ठीक है, साथ ही भारत और जो बांग्लादेश है, इन देशों के बीच में क्या है, विवाद है, जिसकी वजह से इस संगठन में जो नीतियां वगैरह बनाई जाती हैं, जो फैसले लिए जाते हैं, वो पूरी तरीके से नहीं लिए जा पाते। ठीक, दूसरा आता है यहाँ पे आतंकवाद।
बेसिकली ये जितने भी देश हैं, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, ये सभी ऐसा माना जाता है कि आपस में लड़ते रहते हैं। जैसे भारत पाकिस्तान हो गया, ठीक है, और भारत बांग्लादेश हो, ये आपस में लड़ते रहते हैं। पाकिस्तान भारत पे ये आरोप लगाता है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत देश में आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दे रहा है। बेसिकली भारत आरोप लगाता है पाकिस्तान बांग्लादेश पे कि तुम लोग ना हमारे देश में आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दे रहे हो, और वाकई में ऐसा है भी, ठीक है ना, रियलिटी में ऐसा है भी। और वहीं पाकिस्तान बांग्लादेश कहता है ना 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 ना, हम ऐसा कुछ नहीं करते, बल्कि भारत ही हमारे में इंटरफेस करता है और इसीलिए व्यवस्था बढ़ जाती है। तो यही चीज है। तीसरी ये है कि जब ऐसी स्थिति होगी तो सिंपल सी बात है भाई कि आपसे विश्वास तो होने का नाम ही नहीं है कहीं पे भी, ठीक है। इस वजह से क्या हुआ भाई, व्यापार में कमी आ गई। ओके, एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूं। 1999 में बेसिकली क्या हुआ था कि भारत से ना एक बस सेवा शुरुआत की गई थी, लाहौर बस सेवा, जिससे आज के टाइम पे मतलब उस समय के अनुसार बिना वीजा के, बिना पहचान पत्र के, जैसे नॉर्मल हम किसी अपने भारत के स्टेट में आ जा सकते हैं ना, राज्य में, इसी तरीके से आप भारत से पाकिस्तान जा सकते थे उस समय 1999 में। लेकिन हुआ क्या कि भाई उस समय हो गया कारगिल वॉर। इस कारगिल वॉर के बाद इस बस सेवा को समाप्त कर दिया गया और उसके बाद आज तक इस सेवा को शुरुआत करने की सोची भी नहीं गई। अगर ये ऐसा हो जाता ना तो आज के टाइम पे जैसे हम यूपी से बिहार जाते हैं, यूपी से दिल्ली, हरियाणा, वटेवर कहीं पे भी जाते हैं, इसी तरीके से हम भारत पाकिस्तान जा सकते थे। लेकिन उस युद्ध ने पूरा का पूरा मामला ही बिगाड़ दिया था, ठीक है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट है, आई होप आप समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। सार्क क्या है भाई, इस बारे में ये पॉइंट आप समझ गए। उसके बाद में सार्क के उद्देश्य क्या है, दक्षिणी और इसकी असफलता क्या थी, ये आप समझ गए। इन्हीं क्वेश्चन को आपसे इंग्लिश में ऐसे पूछा जाएगा कि राइट व्हाट इज दिस सार्क। तो सार्क बेसिकली है क्या, इसके बारे में आप ये पॉइंट लिखेंगे। इसके जो मेन पर्पस थे वो क्या थे, तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सार्क, इस संबंध में आप ये पॉइंट लिखेंगे। यही आसियान, यूरोपीय संघ और व्यापार जो ब्रिक्स है उसके भी आ जाएंगे। और इसी तरीके से फिर जो फेलियर है सार्क का वो कैसे हुआ, वो फेलियर्स क्या रहे, उन संबंध में आप ये 3 से 4 पॉइंट लिख देंगे, ठीक है। 2 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए दक्षिण एशिया और सार्क के बारे में। चलिए अब बात करते हैं एक अगले और छोटे क्वेश्चन की, जो कि सार्क से ही निकलकर बनेगा, जो कि है साफ्टा। साफ्टा क्या है, इसका हमें वर्णन करना है। साफ्टा की अगर हम बात करें तो साफ्टा की फुल फॉर्म होती है साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, जिसे हम बोलते हैं दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौता। क्या बोलते हैं, दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार समझौता। बेसिकली ये हुआ क्या था कि जो सार्क में शामिल देश थे, इन्होंने व्यापार को बढ़ाने के लिए 2004 में इस पे हस्ताक्षर किए साफ्टा पे, ठीक है ना। लेकिन पूरी तरीके से ये प्रभावी बना 2006 में, ठीक है। अब देखिए दक्षिण एशिया के देशों ने आपस में व्यापार को और ज्यादा बढ़ावा देने के लिए 2004 में इस पर हस्ताक्षर किए, लेकिन पूरी तरीके से लागू होते होते इसे 2 साल लग गए, यानी कि 2006 में ये पूरी तरीके से लागू हो चुका था सभी कंट्रीज में दक्षिण एशिया के। इसका जो मेन लक्ष्य था वो ये था कि आपसी व्यापार में लगने वाला जो सीमा शुल्क है, या तो पूरी तरीके से उसे खत्म कर दिया जाए, ठीक है, या फिर कैसे भी करके इसको कम किया जाए, ताकि व्यापार में मुनाफा सभी कंट्रीज का, जो दक्षिण एशिया की कंट्री है उनमें अच्छे से हो सके, ठीक है। स्थिति क्या थी भाई, ये भी असफल हो गया। जो हमारा सार्क है वो भी असफल हो गया, सार्क ने ही साफ्टा बनाया वो भी असफल हो गया। क्यों भाई, क्योंकि छोटे छोटे देश जैसे कि अभी के टाइम पे मान लेते हैं श्रीलंका है, नेपाल है, बांग्लादेश है, ये देश ऐसा मानते हैं कि भारत उनके बाजार पर कब्जा करना चाहता है, उनके बाजार का फायदा उठाना चाहता है, जबकि भारत ने कभी ऐसा चाहा ही नहीं था, ठीक है। क्या भारत चाहे तो उसमें कब्जा नहीं कर सकता है, कर सकता था उनके बाजार पे जब ये विकसित हो रहे थे, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया। लेकिन छोटे देश मानते हैं, उनकी बात है। एक नोट लिख देंगे कि भाई अभी हम वर्तमान में अगर देखें तो भारत का नेपाल, भूटान और श्रीलंका के साथ में मुक्त व्यापार समझौता है, यानी कि अभी के टाइम पे आप नेपाल चले जाओ, भूटान चले जाओ, श्रीलंका चले जाओ, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे जो भी आदान प्रदान होता है, जो भी व्यापार होता है, वो विदाउट टैक्स होता है, कोई भी टैक्स, कोई भी फी नहीं ली जाती है, ठीक है ना। तो ये बहुत अच्छी बात है नेपाल, भूटान और श्रीलंका के लिए एवं भारत के लिए, ठीक है। साफ्टा क्या है भाई, इसका वर्णन कीजिए, समझ में आ रहा है सभी को। अब इसी तरीके से क्वेश्चन को इंग्लिश में देख सकते हैं कि डिस्क्राइब व्हाट इज दिस साफ्टा। साफ्टा का फुल फॉर्म है साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया या फिर एग्रीमेंट, ठीक है। नहीं, एरिया ही रहेगा, एग्रीमेंट यहाँ पे अलग हो जाएगा, ठीक है। ये इसको मैं हटा दिया। अब ये साफ्टा है क्या, बेसिकली कब स्थापित किया गया, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, मैन इसकी सिचुएशन क्या थी, और मैन जो इसका नोट है
वर्तमान में वो क्या था वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके बच्चों, गाइस देखिए इस तरीके से अभी मैंने आपको चैप्टर का इंट्रो दे दिया अच्छी तरीके से, 3 टॉपिक भी इंपॉर्टेंट कंप्लीट कर लिए हैं। तो अब एक चीज तो बनती है भाई कि अगर आपको अभी तक का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और आप वीडियो को पूरा एंड तक देखने के बाद भी लाइक कर सकते हो, ठीक है। हाँ, एक चीज जरूर है कि आप यहाँ तक पहुंच चुके हो तो आपने वीडियो देखा होगा, अच्छे समझ में आ रहा होगा, तो आप वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, ठीक है, ताकि वो भी इससे जुड़ सके और अपने चैप्टर को समझ सके, ठीक है। कई बार आप YouTube पे अपना कमेंट पोस्ट करते हैं, फीडबैक देते हो, वहां पे मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूं, तो आप जो है हमें टेलीग्राम, वो जो हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट है, इस पे जाके आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे डाउट आपको समझा दिया जाएगा, ओके। और बाकी आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिएगा। कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे अपना फीडबैक देके जाएंगे वीडियो देखने के बाद में पूरी की पूरी, कि यस सर आपने जो समझाया वो समझ में आया या नहीं। भाई आप अपना फीडबैक जरूर दिया करो, इससे हमें पता चल जाता है कि हाँ भाई हमारे समझाने का जो तरीका है वो बच्चों को समझ में आ भी रहा है या नहीं, ठीक है ना। फिर उस हिसाब से हम और थोड़ा इंप्रूवमेंट करेंगे, ओके। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं पाकिस्तान के संबंध में। तो ये पाकिस्तान के संबंध में पहला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनेगा कि पाकिस्तान में जैसा कि अभी हमने देखा, कभी लोकतंत्र रहता है, ठीक है, तो कभी सैनिक शासन रहता है। तो ऐसे क्या कारण है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र हमेशा के लिए नहीं रह पाता है, यानी कि पाकिस्तान में लोकतंत्र के स्थायी ना रह पाने के क्या कारण है, ठीक है। तो मेनली जो इसमें कारण है वो 4 से 5 कारण। अब वो कौन कौन से आइए देखते हैं। सबसे पहला कारण देखिए क्या है कि पाकिस्तान जो है आप सभी को पता है मोस्टली जो है ये मुस्लिम बहुल कंट्री है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले सेना, धर्मगुरु और भूस्वामी अभिजन, बेसिकली क्या क्या, एक सेना, ठीक है ना, और जितने भी धार्मिक गुरु हैं और जितने भी भूस्वामी अभिजन है बड़े बड़े, तो इनका ना एक सामाजिक दबदबा है। जैसे पहले क्या होता था, जमींदारी व्यवस्था होती थी भारत में, ठीक इसी तरीके से पाकिस्तान में आज भी सेना, धर्मगुरु, भूस्वामी जो है इनका समाज में रुतबा है, इनकी समाज में चलती है, जिसकी वजह से यहाँ कई बार निर्वाचित सरकार को गिरा के सैनिक शासन लाया गया था, ठीक है ना। इस वजह से क्या हुआ था, यहाँ पे सेना जो है, अगर आज भी आप देखेंगे जाके ना, तो पाकिस्तान में उतनी ज्यादा पीएम की नहीं चलेगी, प्राइम मिनिस्टर की उतनी ज्यादा नहीं चलेगी जितनी वहां की सेना की चलती है, क्योंकि सेना के हाथ में पूरा पावर है एक तरीके से पाकिस्तान, ठीक है। उसके बाद में और एक इंपॉर्टेंट कारण ये भी है भाई कि अमेरिका हो गया या फिर अन्य जितनी भी पश्चिमी कंट्री है ना, इन्होंने पाकिस्तान को अपना स्वार्थ बनाने का स्वार्थ साधने का एक साधन बना लिया है। इसीलिए अमेरिका, अन्य पश्चिमी देश है, इन्होंने इतिहास में, ठीक है ना, वर्तमान से पहले इतिहास में, वर्तमान में भी पाकिस्तान में सैनिक शासन को बढ़ावा देने के लिए, आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए हमेशा मदद की है, ठीक। आगे लोकतंत्र के शासन को चलाने के लिए अंतरराष्ट्रीय संगठन ने कोई मदद नहीं की, क्योंकि देखो अंतरराष्ट्रीय संगठन जो है वो उसने मदद कई कारणों की वजह से नहीं की पाकिस्तान में लोकतंत्र को स्थायी रखने के लिए, ठीक है ना। तो ये हो गया। उसके बाद में सबसे आखिरी ये है कि पाकिस्तान, इससे बेसिकली जितनी कंट्रीज हैं वो एक विश्वव्यापी इस्लामी आतंकवाद संगठन के रूप में देखते हैं, क्योंकि भाई बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो पाकिस्तान के जो लोग हैं उन्होंने जाके बहुत सी कंट्रीज में किए हैं, लाइक भारत तो इसका एक मेन टारगेट है ही है, ठीक है। समझ गए। पहला क्या है भाई, सेना, धर्मगुरु, भूस्वामी अभिजनों का सामाजिक दबदबा है, जिसकी वजह से वो निर्वाचित सरकार को गिरा दिया करते हैं, ठीक है। अमेरिका, दूसरा क्या हो गया, अमेरिका, पश्चिमी देशों ने यहाँ पे सैनिक शासन को बढ़ावा दिया अपने स्वार्थ के लिए, लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए अंतरराष्ट्रीय संगठन ने मदद नहीं की, और चौथा, पाकिस्तान को एक विश्वव्यापी इस्लामी आतंकवाद संगठन के रूप में देखा जाता है, ठीक है। इसी क्वेश्चन को बच्चों आपसे इंग्लिश में पूछा जाएगा कि व्हाट वर द रीजंस फॉर द डेमोक्रेसी नॉट बीइंग परमानेंट इन पाकिस्तान। तो क्या है भाई वो, इजीली आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये 4 आपके पॉइंट हो जाएंगे और इन्हें आप सभी बच्चे रीड आउट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब भारत और पाकिस्तान के बीच में एक क्वेश्चन बनेगा 6 मार्क्स का, ठीक है। क्वेश्चन ये बनेगा कि भारत तथा पाकिस्तान के बीच विवाद के मुद्दे, पहला पॉइंट, और अच्छे संबंध, दूसरा पॉइंट, ये आपको समझना है, ठीक है। देखिए मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। आपसे पूछेगा भारत तथा पाकिस्तान के बीच में विवाद के मुद्दे क्या है, 6 मार्क्स में या फिर 4 मार्क्स में। भारत तथा पाकिस्तान के बीच में अच्छे संबंध क्या है, 4 मार्क्स में या फिर 6 मार्क्स में, और दोनों को मिला के भी 6 मार्क्स में, 4 मार्क्स में पूछा जा सकता है। तो हर एक तरीके से मैं आपकी तैयारी अच्छे से करवाऊंगा, ठीक है। अभी भारत पाकिस्तान की देख रहे हैं, फिर भारत बांग्लादेश, फिर भारत नेपाल, भारत श्रीलंका के बारे में भी देख लेंगे। चलिए तो लिखेंगे सबसे पहले विवाद के मुद्दे। तो भाई भारत पाकिस्तान के विवाद के मुद्दे में ना आप सभी को सारे पॉइंट याद ही हैं, मैं आपको थोड़ा बस रिवीजन करवा दूंगा, आप अच्छे से याद कर लोगे।
देखिए बेसिकली होता क्या है, जब भारत आजाद होता है तो आप सभी को पता है आजादी के दौरान तकरीबन 80 लाख जो लोग थे, उनको इधर से उधर एक देश से दूसरे देश में एक देश की सीमा से उस सीमा की तरफ जाना पड़ा था। ठीक है, महिलाओं के साथ में बहुत सारे अत्याचार किए थे। आप सभी को पता है, आपने शायद सेकंड बुक का चैप्टर नंबर जो 1 है उसमें पढ़ा होगा कि भारतीय विभाजन के क्या परिणाम निकले थे। तो भारत विभाजन के उन परिणामों के बाद जो हिंसा हुई थी, उससे दोनों देशों के बीच में संबंध काफी खराब हुए। ठीक है, अब इस संबंध में सबसे पहला युद्ध हुआ भैया 1948 में। देखिए 1947 में आजाद हुआ भारत और पाकिस्तान को इतना सब्र नहीं था, उसने कश्मीर मुद्दे को लेके युद्ध कर दिया। अब जब युद्ध हुआ 1948 में, तो इसमें कश्मीर जो था वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया। ठीक है, दूसरे में बट गया, एक हिस्सा जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर बन गया और दूसरा जो था वो जम्मू कश्मीर प्रांत बन गया। ठीक है, और एक चीज मैं आपको एक्स्ट्रा बताता हूं कि जब ये हिस्सा टूटा ना, तो इसी के बाद में यहाँ के जो राजा थे, उन्होंने अनुच्छेद बेसिकली भारत के जो उस समय प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, उनसे मदद मांगी। तो उन्होंने कहा हम मदद तो देंगे, लेकिन आपको भारत का राज्य होना पड़ेगा। राजा ने कहा हम राज्य तो नहीं होंगे, चलो राज्य बन भी जाएंगे, लेकिन हमें विशेष दर्जा देना पड़ेगा। तो इसीलिए इन्हें अनुच्छेद 370 दिया गया था। ठीक है, हालांकि आपको बस क्या लिखना है कि 200 में टूट गया, एक पीओके बन गया। ठीक है, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, और एक जो है वो जम्मू कश्मीर प्रांत बन गया। और अभी भी पाकिस्तान कहता है कि भाई हम तो लेके रहेंगे, हम तो लेंगे। अरे अब कैसे ले लोगे? वर्तमान 2022 की मैं बात करूं या 2023 की मैं बात करूं, तो यहाँ पे 376 जो था वो तो खत्म कर दिया। इवन इसको एक स्टेट भी नहीं छोड़ा, अब इसको एक यूनियन टेरिटरी बना दिया, यूटी बना दिया है कि भाई अब जो भी फैसले लिए जाएंगे वो केंद्र सरकार लेगी, राज्य का तो कुछ चलेगा ही नहीं। लो अब आ जाओ। अब अगर पाकिस्तान ने कुछ भी खुरापाते की ना कश्मीर में, तो पता है कौन एक्शन लेगा? सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट एक्शन लेगी, और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है? उड़ा देती है सीधा। ठीक है ना, तो यही चीज है। तो यानी कि अब पाकिस्तान इसको लेकर थोड़ा डरेगा, थोड़ा सोचेगा इस बात में। ठीक है, दूसरा युद्ध हुआ था भाई गुजरात प्रांत के कच्छ जिले में कच्छ रण की जो सीमा है इसको लेकर। तीसरा युद्ध आप सभी को पता है, बांग्लादेश जब नया देश बना था, ये वाला था। 6 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा, आगे बताऊंगा। चौथा युद्ध था कारगिल 1999 का, ये आपको चैप्टर 4 में मैं आपको बताऊंगा, 2 मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक है, कारगिल युद्ध के बाद अब देखिए भारत पाकिस्तान के बीच में जल बंटवारे को लेकर विवाद है, सिंधु गंगा नदी को लेकर जल बंटवारे को लेकर विवाद है। साथ ही परमाणु हथियार, बेसिकली भारत ने 1998 में पोखरण में अपना परमाणु परीक्षण कर लिया, तो वही पाकिस्तान घुसिया गया, बोला दे दे इसने कर लिया, अब तो हम भी करेंगे। तो उसने भी भाई अपना परमाणु परीक्षण कर लिया। प्रत्यारोप की बात आ जाती है, तो पाकिस्तान भारत पर आरोप लगाता है कि भारत अपनी खुफिया एजेंसियों के द्वारा पाकिस्तान की समस्या है सिंध और बलूचिस्तान को लेकर। जैसे भारत में होता है ना भाषाई धर्म आधार पे, इसी तरीके से पाकिस्तान में भी है सिंध और बलूचिस्तान को लेकर। तो वही चीज यहाँ पे बताई जा रही है कि जो भारत है उसको बढ़ा रहा है, वही भारत ये कहता है ना 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 ना, पाकिस्तान ऐसा कर रहा है कि हमारे देश में आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दे रहा है, जो कि वाकई में सही भी है। आपने देखा होगा बहुत सारी आतंकवादी घटनाओं के बारे में। ठीक है, तो ये वे मुद्दे हैं जिसको लेकर भारत पाकिस्तान के बीच में विवाद है। बेसिकली 4 मुद्दे तो कौन से हो गए? युद्ध वाले, बाकी अलग हो गए, एक परमाणु हथियार का, ठीक है, प्रत्यारोप, और आजादी के बाद हिंसा का, और नदी विवाद वाले। टोटल 8 पॉइंट आपके यहाँ पे बन जाते हैं। ओके बच्चों, कंप्लीट समझ में आ गया? कोई डाउट नहीं? अब बारी आती है आगे। अब इसको हम समझते हैं कि चलिए हाँ ठीक है, इतने ज्यादा मतभेद थे, लेकिन फिर भी कुछ अच्छे संबंध भी रहे होंगे ना भाई, ऐसा तो हो नहीं सकता कि हमेशा खराब ही रहेंगे। हाँ बिल्कुल ठीक है, कुछ अच्छे भी रहे थे। जैसे बेसिकली भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु नदी जल को लेकर क्या था? बंटवारा था। तो इसी को देखते हुए इन्होंने 1960 में सिंधु नदी जल संधि की, एवं जो मतभेद था सिंधु नदी जल को लेकर उसको समाप्त किया। ठीक है, हालांकि अभी भी छोटी मोटी हिंसक घटना इसके बारे में देखी जा सकती है, लेकिन ऑफिशियली सुलझ चुका। ठीक, दूसरा आ जाता है ताशकंद समझौता। अब बेसिकली देखो, जो युद्ध हुए थे ना, 2 युद्ध 1965 और 71 का, उसी को लेकर जो समझौते हुए वो आ जाएंगे। ठीक है, जैसे 1965 का जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, ठीक है, तो इसके बाद में ऐसा युद्ध ना हो, ठीक है, उसको लेके समझौता किया गया 1966 में। और ये कहां पे किया था भाई? ताशकंद में किया था। आप सभी को एक क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में एक आंसर बताना है, ताशकंद समझौते में भारत के किस प्राइम मिनिस्टर की मृत्यु हुई थी? ठीक है, ताशकंद समझौते में भारत के किस प्राइम मिनिस्टर की मृत्यु हुई थी? आपको आंसर कैसे करना है? लिखना है क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये हमारा, एक सेकेंड, हाँ क्वेश्चन नंबर 5 है। तो आपको आंसर में लिखना है क्वेश्चन नंबर 5 एंड ताशकंद समझौता, मृत्यु जिस प्रधानमंत्री की हुई थी वो आपको बतानी है।
ठीक है ना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और मैं आपको समझा भी चुका हूं ऑलरेडी। तो ताशकंद समझौता 1996 में हुआ था, 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद। फिर आता है तीसरा समझौता जो कि था शिमला समझौता। बेसिकली 1971 का जो युद्ध होता है भारत पाकिस्तान के बीच में, बांग्लादेश जो नया देश बनता है, तो ऐसी स्थिति दोबारा ना हो, ऐसे संबंध में 1972 में एक समझौता किया। ठीक, चौथा पॉइंट आ जाता है लाहौर बस सेवा का, 1999। बेसिकली अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा नेतृत्व में शुरू की गई। जैसा कि मैंने आपको बताया था, बिना वीजा के साथ में आप भारत पाकिस्तान में आ जा सकते थे, लेकिन जब कारगिल युद्ध होता है तो ये समाप्त कर दी जाती है। ठीक है, चौथा आता है साफ्टा पर हस्ताक्षर। बेसिकली दोनों देशों ने अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए और ज्यादा से ज्यादा व्यापार को बढ़ावा देने के लिए 2004 में साफ्टा पर हस्ताक्षर किए, जो कि अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है, इसलिए देखिए जो आगे आपको समझाऊंगा ना, वो मैं आपको पहले समझा दे ताकि आगे जब समझाऊं तो आप आसानी से समझ सको। फिर आता है क्रिकेट टीम का दौरा 2004। बेसिकली भारत पाकिस्तान के बीच में सबसे पहली और अंतिम क्रिकेट श्रृंखला थी, यानी पहली भी और अंतिम 2004 की, और बात यहाँ पे जाता है और भारत पाकिस्तान को क्या ही जबरदस्त तरीके से हरा के आता है। और उसके बाद में हरा के तो आए, एटीट्यूड आ गया, अब तो हम जाएंगे ही नहीं। ठीक है, उसके बाद गए भी नहीं भारत। ठीक है ना, तो भारत तथा पाकिस्तान के बीच में ये कुछ अच्छे संबंध हैं जो मैंने आपको समझा दिए। बाकी कुछ विवाद के मुद्दे भी हैं भाई, हाँ ठीक है, विवाद का मुद्दा भी है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अलग भी हैं अच्छे संबंध के बारे में भी, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब बारी आती है इसको इंग्लिश में समझने। तो इंग्लिश में समझिएगा कि डिस्क्राइब द पॉइंट ऑफ कंटेंसेशन एंड गुड रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो सबसे पहले इश्यूज ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वो क्या क्या है। ठीक है, फर्स्ट वॉर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ वॉर, ठीक है, ये आ जाएगा। उसके बाद न्यूक्लियर वेपन्स, काउंटर एक्विजिशन, एंड उसके बाद जो ओवर वाटर शेयरिंग था, ठीक है ना, वो आ गया। ओके, तो आप ये इश्यूज ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान समझ गए। अब इसी तरीके से गुड रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इंडस रिवर वाटर ट्रीटी इन 1960, ताशकंद एग्रीमेंट 1966, शिमला एग्रीमेंट होना चाहिए बेसिकली, ठीक है, जुलाई 1972, लाहौर बस सर्विस 1999, साफ्टा साइन इन 2004 एंड क्रिकेट टीम टूर 2004। इट इज वाज फर्स्ट एंड द लास्ट। ओके, चलिए अब यहां पे हम बात करते हैं अनदर कंट्री जो कि है बांग्लादेश। तो बेसिकली बच्चों, बांग्लादेश के संबंध में आपसे क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे इस तरीके से, सबसे पहला ये रहेगा कि भाई, तो देखिए पहला क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि बांग्लादेश एक नए देश की कहानी लिखिए, या फिर क्वेश्चन को ऐसे पूछ लिया जाएगा कि बांग्लादेश एक नया देश कैसे बना। ठीक, दो तरीके हो गए। तीसरा तरीका कि भारत तथा पाकिस्तान के बीच 1971 का जो युद्ध हुआ था ये क्यों हुआ था, इसका कारण लिखिए या फिर इसकी पृष्ठभूमि समझाइए। ठीक है ना, तो एक ही क्वेश्चन को चार तरीके से आपसे पूछा जा सकता है और मैं आपको आंसर एक ही बताऊंगा जो कि आपको उन चारों क्वेश्चन में लिख देना है। ठीक है, कहानी आ जाए, कैसे आ जाए, पृष्ठभूमि आ जाए, कारण आ जाए 1971 के युद्ध का, आपको आंसर एक ही लिखना है। ठीक है, शुरुआत करेंगे इस तरीके से। तो बेसिकली देखो, जिसे आज हम बांग्लादेश कहते हैं वो पहले बांग्लादेश नहीं था, वो पहले क्या था, पाकिस्तान का एक हिस्सा था जिसे हम पूर्वी पाकिस्तान कहते हैं। ठीक है, तो पाकिस्तान पहले दो भागों में डिवाइड था जिसे हम क्या कहते हैं, पहला था पश्चिमी पाकिस्तान जिसे आज हम रियल पाकिस्तान कहते हैं, और एक था पूर्वी पाकिस्तान, ठीक है, जिसे आज हम बांग्लादेश कहते हैं। तो बेसिकली पश्चिमी पाकिस्तान जो था, जो कि पंजाब के एरिया वाला जो पाकिस्तान है ना, जिसे आज हम लोग रियल पाकिस्तान कहते हैं, तो वो पाकिस्तान पता है क्या कर रहा था, ये इस पूर्वी पाकिस्तान पर उर्दू भाषा थोप रहा था। ठीक है, अपना जो दबदबा है, अपना रुतबा, डर दिखा रहा था। ठीक है ना, पूर्वी पाकिस्तान। लेकिन भाई इंसान तो इंसान है, कब तक सहेगा, एक दिन फिर जितने भी लोग थे पूर्वी पाकिस्तान के, उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया था। ठीक है, अब जनता ने प्रशासन में अपना भी एक प्रतिनिधित्व मांगा और ये कहा कि भाई हमारा देश है, माना कि हम आपके दूसरे पार्ट है, दूसरे जगह पे रहते हैं, लेकिन कम से कम हमें भी कुछ हिस्सेदारी तो राजनीति में मिलने चाहिए। ठीक है, तो इसी को देखते हुए फिर यहाँ पे एक टाइम पे चुनाव होते हैं। ठीक है, जिसमें शेख मुजीबुर रहमान जो थे 1970 के चुनावों में, ठीक है, पूरी पाकिस्तान में सारी सीटों पर विजय किसे मिली, शेख मुजीबुर रहमान को। ठीक है, इन्होंने ये जो पूर्वी पाकिस्तान के लोग थे इनके लिए एक स्वायत्तता की मांग की, राजनीति में और ज्यादा बेहतरीन की मांग की, तो ऐसे में इनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया था। ठीक है,
अब फिर हुआ क्या भाई कि जो पश्चिमी पाकिस्तान था इसने आंदोलन को कुचलना शुरू कर दिया। इसकी वजह से क्या हुआ, पलायन हुआ। बेसिकली पाकिस्तान के 1971 में जो शासक थे जिनका नाम था जनरल अय्यर खान, ये एक सैनिक शासक थे। इन्होंने सेना की मदद से बंगाली जनता जो थी इसके आंदोलन को कुचलने की कोशिश की, जिसमें हजारों की संख्या में बंगाली जनता और ये जो सेना थी वो मारी जाती है और फिर वो भारत पलायन कर जाते हैं। अब यहाँ पे भारत ये देखता है कि ये हमारे पास में आ रहा है, भाई ये तो बहुत गलत हो जाएगा। तो ऐसे में भारत सरकार ने पूरी पाकिस्तान के लोगों के द्वारा चलाए गए आंदोलन का समर्थन किया और फिर मदद भेजी। तो 1971 में जब मदद भेजी तो भारत और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच में, जिसे आप पाकिस्तान कह रहे हैं ना, उसमें ऐसे हम बोलते थे पश्चिमी पाकिस्तान, तो इसके बीच में युद्ध होता है जिसमें पश्चिमी पाकिस्तान की सेना भारत में हार जाती है और इस तरीके से पूर्वी पाकिस्तान टूट जाता है, पूरी तरीके से पाकिस्तान से अलग हो जाता है। अब पूर्वी पाकिस्तान एक नया देश बन चुका था, बांग्लादेश। बांग्लादेश के निर्माण के बाद उसने अपना एक खुद का संविधान बनाया और एक लोकतांत्रिक जो व्यवस्था थी वो इसने अपनाई। और जब ये युद्ध होता है तो इसी के बाद में 1972 में क्या होता है भैया, 1972 में होता है शिमला समझौता, जो कि मैं आपको समझा चुका हूं। ठीक है, तो देखो मैं आपको दोबारा समझा दूं एक बार। देखो बेसिकली आज ये जो हमारा इंडिया है, ठीक है, बेसिकली यहाँ पे मान लेते हैं ये हमारा भारत है। ठीक है, तो ये भारत के संबंध में एक यहाँ पे क्या है, ये आज का जो पाकिस्तान है इसे उस समय बोलते थे पश्चिमी पाकिस्तान। ठीक है, और जो आज का जो बांग्लादेश है इसको उस समय बोलते थे पूर्वी पाकिस्तान। ठीक है, पूर्वी पाक बोलते थे बेसिक। ओके, पूर्वी पाक बोलते थे उस समय। तो ये वाला जो एरिया है ना, ये इस पे अपना रुतबा करना चाहता था, डर कायम करना चाहता था, अपना शासन और ज्यादा मजबूत करना चाहता था ताकि ये इसके नियंत्रण में रहे। लेकिन यहाँ की जो जनता थी भाई, बंगाली जो जनता थी, कौन सी जनता, यहाँ की जो बंगाली जनता थी, इसने भैया इसका क्या करना शुरू कर दिया, विरोध करना शुरू कर दिया। ठीक है, फिर यहाँ पे आवामी लीग, ठीक है ना, आवामी लीग जो थी पार्टी, वो 1970 के चुनाव में जीत जाती है, शेख मुजीबुर रहमान के नेता बनते हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि भाई हमें भी इसके क्षेत्र की स्वतंत्रता के लिए मांग की। तो यहाँ के जो सैनिक शासक थे 1971 के, जिनका नाम था जनरल याहिया खान, इन्होंने क्या किया, मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। ठीक है, बंगाली जनता का जो आंदोलन था उसको कुचलने की कोशिश की, लेकिन वो पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाए। हालांकि आधे ज्यादा हो गए लेकिन पूरी तरीके से नहीं। तो बंगाली जनता भारत में आई, पलायन करके भारत से मदद मांगी, भारत ने मदद की और 1971 में पश्चिमी पाकिस्तान से साथ में भारत पाकिस्तान का युद्ध हो गया। इस तरीके से बांग्लादेश जो था वो एक नया देश बन जाता है। ठीक है भाई, तो समझ में आ गया 1971 के युद्ध की पृष्ठभूमि क्या थी, बांग्लादेश नया देश कैसे बनता है, सारी की सारी बातें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी है। ठीक है, छोटा सा पॉइंट है, हालांकि छोटा तो नहीं है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 मार्क्स से भी आ सकता है। चलिए इसी क्वेश्चन को अगले से देखेंगे कि राइट द स्टोरी ऑफ बांग्लादेश एंड द न्यू एक सेकेंड, हाँ, राइट द स्टोरी ऑफ बांग्लादेश अ न्यू कंट्री और हाउ इट वाज मेड। एंड थर्ड क्वेश्चन इज लाइक दैट कि एक्सप्लेन द बैकग्राउंड ऑफ द 1970 वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो क्या था भाई, सारे पॉइंट को आप यहाँ से इजीली रीड इन कर सकते हैं। ठीक है, रीड आउट बोलता हूँ, रीड आउट का मतलब होता है कि आप उसको वीडियो को पॉज करके हमारे लैंग्वेज में, यूट्यूब की लैंग्वेज में से आप पढ़ सकते हो। ठीक है, बाकी पॉइंट आप यहाँ पे देख सकते हो। चलिए अब हम बात करेंगे भारत और बांग्लादेश के बीच में एक अहम क्वेश्चन की, जो अभी मैंने आपको पाकिस्तान के साथ में बताया ना, वही सेम चीज भारत बांग्लादेश के बीच में। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत तथा बांग्लादेश के बीच में विवाद के क्या मुद्दे हैं, 4 मार्क्स में या फिर 6 मार्क्स में। फिर पूछ लिया जाएगा भारत तथा पाकिस्तान के बीच में अच्छे संबंध कहते हैं, 4 या 6 मार्क्स। ठीक है, संबंध जो है अच्छे वाले वो तो 4 मार्क्स में ही आएंगे और टोटल मिला के इनको 6 मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, जो कि ऑलरेडी आ चुका है आपके पेपर। तो आइए देखते हैं भारत तथा बांग्लादेश के बीच में विवाद के मुद्दे, अच्छे संबंधों का वर्णन कीजिए। सबसे पहले भारत तथा बांग्लादेश के बीच में जितने भी विवाद के मुद्दे हम उनको एक एक करके अच्छे से समझेंगे, क्योंकि आपके लिए हर एक पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है। पहला पॉइंट आ जाइए आपके स्क्रीन पे, नदी जल बंटवारा विवाद। बेसिकली देखो, भारत में जो एक नदी है जिसे हम गंगा नदी कहते हैं। ठीक है, गंगा नदी गंगोत्री हिमनद के निकट, एक सेकेंड, हाँ, गंगा नदी उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री हिमनद से निकलती है। ठीक है ना, और फिर ये धीरे धीरे करके आगे जब निकलती जाती, पहले ये जब शुरुआत में निकलती तो उसको अलकनंदा बोलते हैं और बाद में जाके इसको फिर क्या बोलते हैं, ये बेसिकली गंगा बनती है, आगे जाके भागीरथी बनती है, फिर धीरे धीरे इसके नाम चेंज होते हैं।
ठीक है ना। तो नदी जल बंटवारा है। बेसिकली भारत बांग्लादेश में विवाद का एक मुद्दा है कि भारत में ना जो गंगा नदी है इस पर फरक्का बांध का निर्माण किया जा चुका है, ठीक है, जिसकी वजह से बांग्लादेश का ये कहना है कि भैया हमें उतना पानी नहीं मिल पा रहा है जितना हमें मिलना चाहिए, ठीक। दूसरा विवाद है तीस्ता नदी को लेके। बेसिकली तीस्ता नदी से बांग्लादेश कह रहा है कि हमें इस तीस्ता नदी का कम से कम 48% जल दे दो क्योंकि हमें जरूरत है। लेकिन अगर भारत इस बात को मान लेता है ना कि 48% इसको जल दे देंगे तो बंगाल के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे सूखा पड़ जाएगा अगर ये बात मान ली गई तो, ठीक है ना। इसीलिए तीस्ता और गंगा नदी के फरक्का बांध को लेकर विवाद होता है, ठीक। दूसरा विवाद है भाई 1971 के दौरान बांग्लादेशी सीमा पार से घुसपैठ। बेसिकली देखो 1971 का जो युद्ध होता है बांग्लादेश नया देश होता है, तो ऐसे में बहुत सारे बांग्लादेशी जो थे वो असम जैसे राज्यों में रहने के लिए आ जाते हैं। इस वजह से क्या होता है, जब देखिए आप किसी जगह पे 100 लोग रहते हैं, ऐसे में वहां पे अन्य बाहरी लोग और आ जाए 50 से 60, तो सिंपल सा क्या होगा, उनकी संस्कृति प्रभावित होगी, ठीक है। वही लोग खुद अल्पसंख्यक बन के रह जाएंगे, उनकी अर्थव्यवस्था पर, उनके रोजगार पर, उनके संसाधन पर बहुत भारी नुकसान पड़ता है जब जनसंख्या बिना फालतू की बढ़ जाती है, ठीक है। आगे चल के आपको चैप्टर नंबर 8 में मैं ये भी बताऊंगा कि असम आंदोलन जो चला था जिसमें आंसू ने बहुत अहम भूमिका निभाई थी, ठीक है ना, वो चीजें मैं आपको बताऊंगा आगे। वो आगे क्वेश्चन आएगा कि ये जो बांग्लादेश से घुसपैठ हुई थी ना, इसके संबंध में जो आंदोलन चलाया गया था, वो क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स में आएगा, आगे बताऊंगा आपको जब चैप्टर कराऊंगा, ठीक है ना। अब याद रखिए कि 1971 के दौरान जो बांग्लादेश से सीमा पार से घुसपैठ हुई थी, इसकी वजह से असम अन्य जो पूर्वी इलाके थे इनके राज्यों की संस्कृति, अर्थव्यवस्था, रोजगार, संसाधन प्रभावित हुए, ठीक। तीसरा पॉइंट है बांग्लादेशी आतंकवादी शिविर। बेसिकली भारत ये कहता है कि बांग्लादेश के जैसे आतंकवादी शिविर है लाइक लश्कर ए तैयबा हो गया, जमाल उल दावा हो गया, ये बांग्लादेशी आतंकवादी शिविर भारत में आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देते हैं, ठीक। चौथा पॉइंट आ जाएगा अवैध तस्करी। बेसिकली भारत ये कहता है बांग्लादेश में ना कुछ ड्रग्स, नशीले पदार्थ जो है वो उगाए जाते हैं जिनका जो व्यापार है, ठीक है, बेसिकली असामाजिक तरीके से, ठीक है ना, गुप्त तरीके से भारत में किया जाता है, ओके। फिर आता है पांचवा पॉइंट, म्यांमार से गैस पाइपलाइन। बेसिकली भारत म्यांमार के द्वारा एक गैस पाइपलाइन भारत लाना चाहता है, ठीक है। एक चीज है भाई, देखो एक चीज मैं आपको बहुत अच्छी डिफरेंट चीज बताता हूं कि थोड़ा टॉपिक से हटके कि म्यांमार जो है ना, म्यांमार से भारत में ये जो गैस पाइपलाइन आने वाली है, ठीक है, भारत सोचता है कि इसको लेके आ जाए, लेकिन बीच में एक पत्थर का कार्य करता है बांग्लादेश, ठीक है, पत्थर का कार्य करता है बांग्लादेश, ठीक है। क्यों करता है भाई, इसका रीजन मैं आपको बताता हूं। देखिए जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि देखो अगर म्यांमार से गैस पाइपलाइन भारत में आ गई तो जो गैस, चाहे एलपीजी हो, सीएनजी हो, जो आपको अभी के टाइम पे 80, 90 या कभी कभी 100 रुपए में लीटर मिलती है, वही गैस यदि म्यांमार से गैस पाइपलाइन भारत आ जाती है तो आपको 15-20 रुपए लीटर मिल जाएगी। जी हाँ, 15 से 20 रुपए लीटर। लेकिन ये चीज बांग्लादेश को हजम नहीं होती है, ठीक है। तो वो क्या करता है, इसमें रोड़ा उत्पन्न करता है कि भाई हम अपने क्षेत्र को यूज करने ही नहीं देंगे, ठीक है, ओके। तो ये एक बहुत बड़ा विवाद है, लेकिन अगर ये सुलझ जाए तो भारत में जो गैस की समस्या है गरीब लोगों के लिए, अन्य जो ये गाड़ी वगैरह है सीएनजी टाइप में, तो उनके लिए बहुत अच्छी बात हो जाएगी, ठीक। छठा पॉइंट, सैनिकों की हत्या। बेसिकली देखो हम सभी को पता है क्या होता है कि दूसरे बॉर्डर पे जब कोई दूसरी कंट्री का सैनिक पहुंच जाता है तो उसके साथ में अमानवीय व्यवहार किया जाता है, उसके हाथ पैर काटे जाते हैं, ठीक है, उनकी हत्या की जाती है, टॉर्चर किया जाता है। तो ये भारत पाकिस्तान दोनों के बीच में हो जाता है, ठीक है ना। तो ये सभी पॉइंट है, बाकी इन सभी पॉइंट को आप इजिली देख सकते हैं। ये है भारत पाकिस्तान के बीच में ऐसे मुद्दे जिनको लेकर विवाद है, ठीक है। गंगा तीस्ता नदी जल बंटवारा विवाद, 1971 के दौरान बांग्लादेशी सीमा पार से घुसपैठ का विवाद, बांग्लादेश से आतंकवादी शिविर का विवाद, अवैध तस्करी, म्यांमार से गैस पाइपलाइन और सैनिकों की हत्या, ठीक। अब बारी आती है कि कुछ ऐसे संबंध भी हैं जो कि अच्छी रहे, जिसमें से सबसे पहला है कि भाई भारत की एक नीति है जिस नीति का नाम है पूरब चलो की नीति, ठीक है। तो बांग्लादेश उस नीति का हिस्सा बन चुका है, ठीक है। इस नीति के अंतर्गत क्या हो रहा है कि वह म्यांमार के जरिए दक्षिण पूर्वी एशिया से अपने संबंधों को सुधारने की बात करता है। यानी कि देखो भारत ने अपनी नीति चलाई हुई है पूरब चलो की नीति, तो बांग्लादेश जो है वो इस नीति का हिस्सा बन चुका है। इस नीति के माध्यम से भारत हो गया, बांग्लादेश हो गया, ये दोनों ही चाहते हैं कि म्यांमार
और म्यांमार के जरिए जितने भी दक्षिण पूर्वी एशियाई इनके साथ में संबंध अच्छे बनाए जा सके। दूसरा पॉइंट, हमेशा से भारत बांग्लादेश ने आपदा प्रबंधन के संबंध में और पर्यावरण की समस्याएं हैं इस संबंध में मिलकर काम करने की बात कही है। ठीक। तीसरा यह है कि 2008 में शेख हसीना ने भारत को आश्वासन दिया कि बांग्लादेश में जितने भी आतंकवादी शिविर है ना, मैं ये गारंटी लेती हूँ कि उसे बहुत जल्दी मैं खत्म कर दूंगी। ऐसा शेख हसीना ने कहा था 2008 में। फिर 2004 में ठीक जो उस समय प्रधानमंत्री थे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने बांग्लादेश को आर्थिक सहायता प्रदान करते हुए लगभग 20 अरब डॉलर देने का वादा किया था। ठीक है, ताकि उसकी स्थिति और अच्छी बन सके। ठीक है, 2015 में दोनों ने कुछ क्षेत्र यानी कि एनक्लेव को आदान प्रदान किया, जिससे व्यापार और विश्वास एकता अच्छे से और बनी रहे। बस यही 4 से 5 पॉइंट आपकी किताब में दिए हुए थे। ठीक है, और एक्सटर्नल सोर्स से जो निकल सकता था वो भी मैंने आपको समझा। तो ये है भाई भारत पाकिस्तान के बीच में, सॉरी भारत बांग्लादेश के विवाद के मुद्दे, और ये है भारत पाकिस्तान के बीच में, सॉरी मैं पाकिस्तान बार बार बोल देता हूँ। ठीक है, भारत बांग्लादेश के बीच में विवाद, मदद संबंध। ठीक है, इन्हीं क्वेश्चन को आप इंग्लिश में देख सकते हैं कि डिस्क्राइब द पॉइंट ऑफ कॉन्टेंटेशन एंड द गुड रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में इश्यूज क्या है, इश्यूज ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। तो रिवर वाटर शेयरिंग, ठीक है, infiltration from the Bangladesh border during 1971, Bangladeshi terrorist campus, smuggling, gas pipeline from Myanmar, killing of soldiers। ठीक है, तो ये क्या है, ये डिस्प्यूट है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, इश्यूज है बेसिकली। एंड द सेकंड इज दैट कि सम गुड रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, व्हाट वाज दैट, लाइक दिस। ओके, इन पॉइंट्स को इजीली आप रीड आउट कीजिए, बाकी मैं आपको अब आगे समझा। चलिए, यहां पर हमारे अभी तक जो है तकरीबन बहुत से पॉइंट हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, जिसमें अभी तक जो है बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको समझाने चाहिए वो मैं आपको यहाँ पे समझा भी चुका हूं ऑलरेडी। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा भाई। आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो अभी तक का तो लाइक करो, अभी खत्म नहीं हुआ वीडियो, अभी और चलेगा। लाइक करो, शेयर करो दोस्तों के साथ में। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे अपना एक एक फीडबैक देके जरूर जाएंगे। ठीक है, इससे पता चल जाएगा कि हाँ भाई आपको समझ में आ रहा था या नहीं। ओके, टेलीग्राम ग्रुप को सभी बच्चे ज्वाइन करो और इंस्टा पे फॉलो कर लेना, मैसेज कर सकते हो डाउट वगैरह के लिए। आगे चलते हैं, अब हम बात करेंगे दो हमारी कंट्रीज और बची हैं, श्रीलंका और नेपाल। अब हम बात करने वाले हैं श्रीलंका के बारे में। बेसिकली श्रीलंका के बारे में क्वेश्चन हमारा ये बनेगा कि श्रीलंका में जातीय संघर्ष का वर्णन कीजिए। ठीक है ना, श्रीलंका में जातीय संघर्ष का वर्णन कीजिए, बहुत बड़ा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपसे 6 मार्क्स से पूछा जाता है ज्यादातर। ठीक है, आइए एक एक करके देखते हैं कि श्रीलंका में जातीय संघर्ष कैसा था, क्या कहानी है इसकी। ओके, तो लिखेंगे आंसर इस तरीके से। देखिए, क्वेश्चन ये होगा कि हम सभी को पता है कि 1948 से जब श्रीलंका को आजादी मिली तब से लेके श्रीलंका में क्या कायम है, लोकतंत्र कायम है, जैसे भारत में 1947 के बाद। लेकिन फिर भी भारत की जगह श्रीलंका में थोड़ी स्थिति अलग है, क्योंकि यहाँ पर जातीय संघर्ष ज्यादा देखा गया। जातीय संघर्ष कैसा था, अब आइए इसे समझते हैं। बेसिकली देखो, मैं आपको थोड़ा सा ना एक ओवरव्यू बनाता हूं। देखो, श्रीलंका जो है बेसिकली इस तरीके के पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, अब श्रीलंका में एक एरिया ऐसा है, ये वाला एरिया, जिस एरिया पे जो ज्यादातर जो भारतीय तमिल है, ठीक है ना, ये जितने भी मोस्टली जो भारतीय तमिल है इनकी संख्या ज्यादा है। ठीक है, वहीं श्रीलंका के जो मूल निवासी श्रीलंका कौन है, जिनको हम बोलते हैं सिंगली। ठीक है, इनकी संख्या भी बेसिकली नॉर्मल इक्वल है दोनों की। तो यहां पर क्या है कि सिंगली चाहते कि तमिल जो मूल निवासी वो यहां से भाग जाए, लेकिन तमिल जो है भारतीय तमिल जो कि श्रीलंका में रहते हैं वो कहते हैं कि हमें जो है यहां पर कार्य करना है। ठीक है, हमारे विदेशी प्रमाण पत्र वगैरह ये हमें नए कर दो। ठीक है, हमारे लिए एक अलग क्षेत्र की बात करते हैं ये। ठीक है, इन्होंने फिर बीच में आगे चल के अपने कार्य के लिए जो है वो लिट्टे बनवाया। सिंगली यहाँ पे जो सिंगली थी, इसने बेसिकली एक पार्टी थी जिसका नाम था श्रीलंकाई फ्रीडम पार्टी। ठीक है ना, क्या नाम था, श्रीलंकाई फ्रीडम पार्टी। तो श्रीलंका फ्रीडम पार्टी के एक बंदा आता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सुलेमान भंडारनायके। इसने तमिलों को भगाने के लिए बहुत सारे जो है तरीके अपनाए। तो उसके बाद में फिर लिट्टे आ जाता है। फिर 1971 में, सॉरी 1978 या 89 में, आगे देखेंगे। ठीक है ना, सेना भेजता है, असफल होती है, फिर जो है एक समझौता होता है। तो वो पूरी की पूरी कहानी है, एक एक करके वो कहानी को समझेंगे। तो बेसिकली श्रीलंका में स्थित मूल निवासी हैं
और बहुसंख्या में उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में कौन है, तमिल है, जैसा कि मैंने आपको भी बताया था। तो 1948 के चुनाव में क्या होता है, भारत की इसकी श्रीलंका की आजादी के बाद में यहाँ पे एक स्वतंत्र और निष्पक्ष पार्टी की सरकार बनती है। अब ये पार्टी की सरकार जो थी वो सिंगलियों के बीच में और जो तमिल थे यानी कि भारतीय तमिल और जो श्रीलंका के मूल निवासी इनके बीच में ना एक जैसा व्यवहार रखते थे। अब जो श्रीलंका के मूल निवासी थे सिंघल, इन्होंने कहा अरे बाहर के लोगों को भी वही वही विशेषता दे दो और हमें भी वही, ऐसा तो नहीं चलेगा। लेकिन यही चीज जो थी वो बदल गई 3 साल बाद। 1951 के चुनावों में श्रीलंकाई फ्रीडम पार्टी की सरकार बनी और इसके नेता बने सुलेमान भंडार नायके। ये पार्टी एक कट्टरपंथी पार्टी थी जिसने तमिलों को भगाने के लिए बहुत सारे कदम उठाए। क्या क्या कदम उठाए तमिलों को भगाने के लिए? सबसे पहला, देखो तमिल लोग हैं तो सिंपल सी बात है उन्हें सिंगली भाषा आती नहीं होगी, तो इसीलिए सिंगली भाषा को श्रीलंका की राष्ट्रीय भाषा घोषित कर दिया गया, पहला कदम। दूसरा कदम उठाया कि बस परिवहन बंदरगाह जिस पर मुख्यतः तमिलों का नियंत्रण होता था उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। देखिए जब किसी वस्तु का राष्ट्रीयकरण किया जाता है ना, किसी साधन का, तो उस पर पूरा का पूरा जो भी अधिकार होता है वो गवर्नमेंट का बन जाता है, तो इसीलिए उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इससे क्या हुआ कि तमिलों का भाई पूरी तरीके से रोजगार छिन गया। ठीक, उसके बाद में तमिलों के विदेशी आवास प्रमाण पत्र, देखिए दूसरे देश में रहेंगे तो आवास प्रमाण पत्र लेना पड़ता है, तो एक तो उन्होंने नया बनाने से मना कर दिया और जो पुराना है उसका रिन्यूअल करने से भी मना कर दिया। ठीक है, यानी कि अब कुछ ही दिन तक रहोगे और उसके बाद तुम्हें यहाँ से भागना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति जब आई तब श्रीलंका के संबंध में, अच्छा एक चीज और भी यहाँ पे आएगी कि प्रमाण पत्र के संबंध में, ठीक है, और श्रीलंका की जो नागरिकता है इसको देने के संबंध में एवं नए राज्य की टोटल 3 मांगे जो तमिल लोग थे, भारतीय तमिल श्रीलंका में रहते तो उन्होंने उठाई। ठीक है, लेकिन श्रीलंका फ्रीडम पार्टी ने एक भी मांग को स्वीकार नहीं किया और जब मांग को स्वीकार नहीं किया तो इन्होंने, किसने, तमिलों ने 1978 में अपने अधिकारों के लिए लिट्टे की फॉर्म होती है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिलम। लिट्टे की फॉर्म क्या होती है? लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिलम, इसकी स्थापना कर दी, जिसे वहां की जो सरकार थी श्रीलंका फ्रीडम पार्टी की सरकार, उसने क्या किया, आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया। ठीक है, और वर्तमान में अगर हम देखें तो श्रीलंका की उत्तर पूर्वी हिस्से में लिट्टे का नियंत्रण था। ठीक है, वर्तमान में नहीं, उस टाइम की हम बात कर रहे हैं। फिर यहाँ पे क्या हुआ कि 1987 में भारत और श्रीलंका के बीच में एक समझौता हुआ। इस समझौते में यह निर्णय किया गया, भारत ने कहा कि देखो चलो ठीक है आपका देश है तो एक काम करते हैं, आप इनके लिए एक नया देश मत बनाओ, विभाजन मत करो, लेकिन हाँ जो एरिया इनका है, जिस एरिया में रहते, उत्तरी पूर्वी भाग में रहते थे भारतीय तमिल, तो उनके लिए ना एक विधानसभा बना दो ताकि ये अपने कार्य, अपने जो भी निर्णय फैसले है वो खुद ले सके। ठीक है, अब इसी को देखते हुए फिर बना दिया जाता है और यही चीज आज भी देखी जा सकती है कि श्रीलंका में लोकतंत्र तो रहता है लेकिन जातीय संघर्ष इसी पर आधारित रहता है। कभी सिंगली मूल निवासी, कभी तमिल जो लोग हैं इनके बीच में डिस्प्यूट, कभी कभी जो विवाद है वो देखने को मिलता है। ठीक है भाई, तो श्रीलंका में जातीय संघर्ष के बारे में ये पॉइंट आप यहां से लिख देंगे। ठीक, सारे के सारे मैंने आपको समझा दिया अच्छे तरीके से। अब यही क्वेश्चन आपसे इंग्लिश में ऐसे पूछा जा सकता है कि डिस्क्राइब दी एथनिक कॉन्फ्लिक्ट इन श्रीलंका। तो क्या था भाई, इस संबंध में आप इन पॉइंट्स को रीड आउट कीजिए। ठीक है, देख सकते हैं या फिर वीडियो को पॉज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत सारे वेज हैं। बाकी इंग्लिश में तो मैं आपको समझा नहीं सकता इन द सेंस कि यहाँ पे टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका। अब एक क्वेश्चन भारत श्रीलंका का बचेगा, उसके बाद एक नेपाल का बचेगा। भारत श्रीलंका के बारे में अगला क्वेश्चन ये है कि भारत तथा श्रीलंका के बीच में जो संबंध है इनका आपको वर्णन करना। ठीक है, तो लिखेंगे इस तरीके से, बेसिकली 1987 में जब भारत ने शांति सेना भेजी, कहां पर, श्रीलंका में, तो जो तमिल लोग थे उन्होंने कहा कि भाई तुमने सेना तो भेजी, चलो ठीक है, लेकिन ये सेना तमिलों की जो समस्या थी उसे और बढ़ा रहा था, तो इसीलिए क्या किया, भारत ने कभी भी बिना तमिल से सलाह मशवरा किए हुए वहां दोबारा से इस गलती को नहीं दोहराया। ठीक है, कई बार श्रीलंका में सुनामी भी आई, तो तबाही के बाद में श्रीलंका के पुनर्निर्माण के लिए श्रीलंका को बहुत ज्यादा नुकसान होता है, तो ऐसे में श्रीलंका के पुनर्निर्माण के लिए भारत सरकार ने बहुत ज्यादा मदद की थी, आर्थिक तौर पे भी, संसाधनिक तौर पे भी। तो इससे क्या हुआ, दोनों के रिश्ते काफी मजबूत हुए। 2014 में जब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शपथ ले रहे थे, तो उस शपथ समारोह पर पहली बार श्रीलंका के प्रधानमंत्री ने यात्रा की थी और साथ ही मोदी जी के साथ में बैठकर कुछ आपसे जो विवाद थे छोटे मोटे, उनको लेकर शांतिपूर्ण तरीके से निपटाने की बात भी कही थी। और कई क्षेत्रों में ये भी कहा कि भाई एक काम करते हैं,
हमारे संबंध तो अच्छे हो ही रहे हैं, तो कुछ क्षेत्रों में और ज्यादा हम जो है अपने साथ मिलकर विकास करते हैं, तो ऐसे क्षेत्र भी इन्होंने तैयार किए। भारत सरकार ने श्रीलंका के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर भी हस्ताक्षर कर लिया, जैसा कि हमने देखा था कि पहले क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन में कि जो साफ्टा था ये पूरी तरीके से असफल तो हो गया, लेकिन भारत का श्रीलंका, नेपाल और मालदीव के साथ में अभी भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया श्रीलंका का, ठीक है। अब एक वर्तमान की बात आ जाती है 2022 में। बेसिकली तकरीबन ये बात है अगस्त सितंबर की, कि वहां पे ना श्रीलंका में पेट्रोल का क्राइसिस हो जाता है, ठीक है। पेट्रोल के क्राइसिस को खत्म करने के लिए भारत ने श्रीलंका को मदद दी और ये कहा कि तकरीबन 50 पेट्रोल पंप हम यहाँ पे खोलेंगे, एक बहुत बड़ी बृहद परियोजना चलाई गई जिससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। अब आप कहोगे सर जी 50 पेट्रोल पंप खोले जाएंगे, इससे क्या मतलब, क्या इससे क्या हो जाएगा? देखो एक मैं आपको सिंपल सा चीज बताता हूँ। बेसिकली श्रीलंका उतना बड़ा भी नहीं है, यूपी के क्षेत्रफल से ज्यादा तो बड़ा होगा नहीं, है ना। अगर नॉर्मली हम देखें, मान लेते हैं इस हिसाब से, तो वहां पे ना पता क्या हुआ था कि अगस्त या फिर सितंबर 2022 में कि पेट्रोल का क्राइसिस आ गया था। बेसिकली हर एक पेट्रोल पंप पर पहले तो क्या होता था कि आप कितना भी पेट्रोल ले जा सकते थे वहां पे। अब उस टाइम पे अगस्त सितंबर में तकरीबन हजारों की संख्या में बाइक, स्कूटर्स, जो भी पेट्रोल से चलने वाले वाहन होते हैं उनकी लाइन लगी रहती थी और सबको मात्र 1-1 लीटर पेट्रोल दिया जाता था, ठीक है ना। और 1-1 लीटर वो भी कई दिनों की लाइन में लगने के बाद, ठीक है ना। तो ऐसा क्राइसिस था, पेट्रोल पूरी तरीके से खत्म हो चुका था, आर्थिक स्थिति श्रीलंका की पूरी तरीके से खत्म होने वाली थी। ऐसे में भारत ने डूबते हुए को तिनके का सहारा दिया और ये कहा पूरे श्रीलंका में 50 पेट्रोल पंप खोलेंगे। एक पेट्रोल पंप को खोलने में पता है कितना खर्चा आता है? कम से कम 1 करोड़ के आसपास। तो ऐसे में 50 करोड़ों के आसपास में पैसा देने की बात कही और साथ ही ये कहा जब पेट्रोल पंप खोले जाएंगे तो हजारों लाखों की संख्या में लोगों को, हजारों की संख्या में तो आराम से रोजगार भी मिलेगा, ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ी अच्छी बात थी। ओके, अब इसी क्वेश्चन को आप इजीली यहां से इंग्लिश में देख सकते हैं कि डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड द श्रीलंका। आप इंडिया एंड श्रीलंका के रिलेशंस के संबंध में आप इन पॉइंट्स को बच्चों इजीली यहां से रीड आउट कर सकते हैं। ओके, बाकी मैंने आपको अच्छे सारी चीजें समझाई दी है। ओके, चलिए 5 मिनट निकाल के एक क्वेश्चन और समझ लेते हैं, उसके बाद हमारा वीडियो एंड हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भाई नेपाल में राजतंत्रीय शासन का वर्णन कीजिए। हम सभी को पता है नेपाल में राजतंत्र शासन था, तो आखिर क्या कैसे था और कैसे ये खत्म हुआ है, ये कहानी हमें समझ, ठीक है। देखिए बेसिकली हम सभी को पता है कि नेपाल जो है वो भारत का एक पड़ोसी देश है। नेपाल चारों ओर से स्थल से घिरा हुआ देश है, ठीक है। अगर आप नेपाल को थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ठीक है, तो नेपाल के ऊपर में चाइना है, ठीक है, और जो नीचे में है वो यहाँ पे भारत आ जाता है और बगल में जो भूटान आ जाता है। तो पूरी तरीके से 3 देशों से घिरा हुआ है, चारों ओर स्थल से घिरा हुआ है। नेपाल की तकरीबन 75% जो पॉपुलेशन है वो हिंदू है, ठीक है, और यहाँ पे कई वर्षों तक राजतंत्र रहा था। बेसिकली देखो जब नेपाल पूरी तरीके से अंग्रेजों से आजाद होता है तो यहाँ की जो जनता थी वो एक यहाँ की जनता, ठीक है, और यहाँ की एक राजनीतिक पार्टी ये एक उत्तरदायी शासन की मांग कर रही थी। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पे जब राजतंत्र रहा है तो सिंपल सी बात है, राजा जो थे उस टाइम पे उतना ज्यादा कुछ लोकतंत्र वगैरह को जानते नहीं थे, ठीक है। उनको मतलब था हम शासन कर रहे हैं और खाना पीना खिलाई दे बस बहुत है। लेकिन उस समय कुछ राजनीतिक पार्टी और जनता ने मांग उठाई कि देश में क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है, कहां पे कब क्या होना है, इस संबंध में कोई जवाब देने वाला तो चाहिए। तो ऐसे में एक उत्तरदायी शासन की मांग उठी। शासक यानी राजा ने सेना की सहायता से शासन पर नियंत्रण बना लिया, ठीक है, और पूरी तरीके से लोकतंत्र की राह हो गई। यानी कि जब ये मांग उठी थी ना कि भाई एक अच्छा शासन चाहिए हमको, एक लोकतांत्रिक शासन चाहिए, राजा ने कहा अरे ऐसे कैसे जाने देंगे हम अपने शासन को। सेना की सहायता ली और इनको जनता को, राजनीतिक पार्टी को दबा दिया उन्होंने, ठीक है ना, और लोकतंत्र फिर रुक गया पूरी तरीके, ठीक है। जनता ने लोकतांत्रिक सरकार की मांग के लिए फिर आंदोलन शुरू कर दिया भाई, क्योंकि सबको पता है यदि हम स्वतंत्र हो गए, लोकतंत्र आ गया तो सभी एकदम स्वच्छ तरीके से यानी कि स्वतंत्र तरीके से जी सकते हैं। तो ऐसे में आंदोलन शुरू किया, फिर एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाया गया देशव्यापी। तब राजा को बाध्य होकर 1990 में लोकतांत्रिक संविधान की मांग माननी पड़ी। लेकिन ज्यादा खुश होने की बात नहीं है, मात्र 1 से 2 साल के अंदर ही ये जो मांग थी वो बेसिकली खत्म हो गई। हुआ क्या था कि 1990 के दशक में नेपाल में माओवादी, राजा और सत्ताधार अभियान, इसके खिलाफ में एक सशस्त्र विद्रोह शुरू हो गया, जिसके चलते राजा की सेना और माओवादियों के बीच में हिंसक झड़पें हुई। देखिए मैं आपको दोबारा समझाता हूं।
बेसिकली हुआ क्या कि 1990 में जनता ने लोकतांत्रिक सरकार के लिए एक बहुत बड़ा जो आंदोलन था वो शुरू किया। तो राजा डर गया भाई, उसे लगा कि अब तो खत्म मेरा शासन, तो उसने भाई मांग मान ली लोकतांत्रिक संविधान की, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं चला। फिर हुआ क्या कि 1900 दशक में ये जो एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाया गया था, इस आंदोलन में माओवादी, राजा, सत्ताधारी अभिजन ये ज्यादातर शामिल थे और इन्हीं के बीच में बेसिकली हिंसक झड़पें होती रही थी। ठीक है, यहाँ पे 2002 में संसद भंग हो जाती है। बेसिकली 2002 में राजा ने संसद को भंग कर दिया, जो थोड़ा बहुत लोकतंत्र बचा भी था वो भी पूरी तरीके से खत्म। फिर यहाँ पे संसद की बहाली होती है 2006 में, एक बहुत बड़े आंदोलन के बाद में। फिर राजा ज्ञानेंद्र ने मांग को माना और संसद को बहाल कर दिया, और इसके बाद में देशव्यापी आंदोलन का नेतृत्व किया 7 दिनों की गठबंधन ने, माओवादी लोगों ने, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने, और पूरी तरीके से लोकतंत्र जो था वो यहाँ पे मुकम्मल होता है 2008 में। बेसिकली 2008 में राजतंत्र को पूरी तरीके से खत्म कर लिया जाता है। फिर नेपाल का तकरीबन 4 से 5 बार संविधान बनता है। ठीक है ना, आपने चैप्टर नंबर फर्स्ट में पढ़ा होगा, क्योंकि है चैप्टर फर्स्ट तो सीधे वाला, अरे नहीं मैं 11th की बात कर रहा हूँ। 11th में चैप्टर नंबर 1 है, उसमें स्रोत दिया हुआ है। ठीक है ना, नेपाल के संविधान के बारे में तो तकरीबन 4 से 5 बार ये ऑलरेडी बनाया जा चुका है। ओके, तो ये याद रखेंगे। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से ये अच्छा एक सेकंड, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद रखिए क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा एक, कि नेपाल अपने इतिहास के एक अद्वितीय दौर से गुजरा है क्योंकि वहां संविधान सभा के गठन की दिशा में कदम उठाए जा रहे। ठीक है ना, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, आंसर आपको एकदम सेम लिखना है जैसा मैंने आपको बताया। ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आ गया। ओके, तो नेपाल में राजतंत्रीय शासन इजीली आप यहाँ पे अच्छे तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से समझ चुके हैं। इंग्लिश में देखेंगे कि डिस्क्राइब द मोन्टियल रूल इन नेपाल, तो कैसा था ये रूल, राजा किंग जो शासन था, किंग रूल जो था, उस संबंध में आप इन पॉइंट्स को पहले इजीली रीड आउट कीजिए। ठीक, उसके बाद में कुछ और पॉइंट आ जाते हैं जो कि आप यहाँ पे इजीली इनको देख सकते हैं। ठीक है, वेल कांग्रेचुलेशन गाइस, यहाँ पे हमने आज का जो अपना चैप्टर था उसे कर लिया है कंप्लीट। ठीक है, इस तरीके से आज का हमारा जो चैप्टर था, कौन सा चैप्टर सर जी, चैप्टर नंबर 5 दक्षिण एशिया, समकालीन दक्षिण एशिया जिसे हम कहते हैं, पूरी तरीके से जहां तक हो सकता था मैंने आपको आसान से आसान लैंग्वेज में पूरी की पूरी समझाने की कोशिश की थी। यदि गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है, और आपको वीडियो वाकई में अच्छा लगा हो, तो आपको करना क्या है, वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक कीजिए। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ में जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर कीजिए, और हाँ कमेंट बॉक्स में, ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने पूछा था उसका आंसर देके जाइएगा। ठीक है, और सभी बच्चे अपना फीडबैक जरूर देंगे कमेंट बॉक्स में। ओके, एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।